इन इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसमें 3 स्टोरीज है। आज हम यहाँ पर पार्ट 1 पढ़ेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। अब ये जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस मीन्स झलक। तो इस चैप्टर में 3 स्टोरीज है जहां पर आपको इंडिया की अलग अलग जगहों की झलक देखने को मिलेगी। और पार्ट 1 में हम गोवा की बात करेंगे और यहाँ पर राइटर हमें बेकर्स के बारे में बताएंगे, गोवा में रहने वाले बेकर्स के बारे में। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? वी ऑल नो दैट पोर्ट्रेट इज अ ड्राइंग, किसी का भी चित्र बनाना इज अ पोर्ट्रेट। एंड पेन पोर्ट्रेट मीन्स जब आप लिखकर उसे डिस्क्राइब करते हैं और इतनी अच्छी और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी की कि दूसरा इंसान उसे विजुअलाइज कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कि वो बंदा देखने में कैसा है, उसे हम पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। तो गोवा के विलेज में जो बेकर्स रहते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक ट्रेडिशनल वे है उनका वर्किंग का, एक ऐसे ही बेकर के बारे में राइटर हमें बताएंगे। और वो ये कहते हैं कि ये जो बेकर्स हैं ये गोवा की सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि गोवा एक पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करती थी, यानी कि बहुत साल पहले पोर्चुगीज लोग यहाँ पर राज करते थे। और गोवा के लोगों के लाइफस्टाइल में, वहां के कल्चर में, ट्रेडिशंस में आज भी ये पोर्चुगीज टच देखने को मिलता है। So with this background, let us begin with the chapter. We'll read the story and I'll explain it to you, and we'll also discuss the difficult word meanings. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Reminiscing means remembering and nostalgically means thinking fondly of the past. यानी कि आप अपने पुराने दिनों के बारे में बहुत ही मीठी मीठी यादें रखते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उनके एल्डर्स यानी कि घर के जो बड़े हैं वो अपने ओल्ड डेज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से याद करते हैं। और उनके ओल्ड डेज क्या थे? पोर्चुगीज डेज, यानी कि उनके पुराने दिनों में गोवा पर पोर्चुगीज राज किया करते थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। और वो उन दिनों को मिस करते हैं और साथ ही साथ पोर्चुगल की जो फेमस ब्रेड है उसे भी मिस करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब गोवा पर पोर्चुगीज का राज था तो वहां पर बेकरी बहुत ज्यादा चलती थी, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इसका। और जैसे कि वहां पर पोर्चुगीज का राज था तो जो बेकरी प्रोडक्ट्स थे जैसे कि ब्रेड, वो भी उसी स्टाइल में बनती थी और राइटर के एल्डर्स को वो बहुत पसंद थी और वो उसे मिस करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब ईटर्स ऑफ लोव्स कौन है? वो पोर्चुगीज लोग, पुर्तगाल के रहने वाले लोग जो कि गोवा पर राज किया करते थे। तो राइटर कह रहे हैं कि अब वो लोग तो वैनिश हो गए हैं, यानी कि वहां से चले गए हैं, लेकिन वो लोग जो कि ये लोव्स बनाते थे यानी कि बेकर्स, वो अभी भी गोवा में रहते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. अब ब्रेड बनाने की टेक्निक में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डो को मिक्स करना, ये मिक्सर में। दूसरा स्टेप है उसे मोल्ड में डालना, जैसे कि आप ये मशीन देख रहे हैं जो कि ब्रेड की शेप देती है। और तीसरा स्टेप है बेक करना, उसे पकाना, आटे को पकाकर ब्रेड बनाना। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि जो बेकरी में काम करने वाले लोग थे जो कि डो को मिक्स करते थे, उसे मोल्ड में डालते थे और फिर फाइनली बेक करते थे, वो सब आज भी गोवा में हैं। Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished.
तो इससे हमें पता लगता है कि वो जो पुरानी पुरानी बेकरीज हैं गोवा में, वो आज भी वर्किंग कंडीशन में है, वो आज भी वहां पर मौजूद है। वो कहते हैं कि एज ओल्ड यानी कि बहुत पुरानी टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। टाइम टेस्टेड मींस ये जो फर्नेसेस हैं, ये जो बेकरीज हैं जहां पर ब्रेड बनती है, ये बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई हैं, इतने सालों से यूज हो रही हैं और आज भी ठीक ठाक काम कर रही हैं। सो दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी वर्किंग में कोई कमी नहीं आई है, आज भी वो बहुत अच्छी ब्रेड बनाती हैं। फिर वो ये बता रहे हैं कि ऑल्दो पोर्चुगीज गोवा छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई फर्नेसेस बेकरीज आज भी चल रही हैं, उनमें फायर एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, यानी कि आज भी उनमें फायर बर्न हो रही है और ब्रेड बेक हो रही है। सो दे आर स्टिल इन वर्किंग कंडीशन। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Heralding means announcing. तो अब गोवा में जो बेकर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो एक बैम्बू की स्टिक के ऊपर बास्केट्स हैंग करते थे और जगह जगह ब्रेड बेचते थे। और राइटर ये कह रहे कि इस बेकर की बैम्बू की जो थड की आवाज है और जिंगल का जो साउंड है जिससे वो अनाउंस करता था कि वो आ गया है, आज भी कई जगहों पर सुनाई दे सकता है। यानी कि आज भी गोवा के विलेजेस में ये ट्रेडिशनल बेकर देखने को मिलता है जो कि सुबह सुबह इस बैम्बू स्टिक के ऊपर बास्केट्स में ब्रेड लेके बेचने निकलता है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. Now, padder is baker in Portuguese language. तो Portuguese language में baker को padder कहा जाता है। राइटर कहते हैं कि हो सकता है बहुत सारे बेकर्स अब मर गए हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन उनके बेटे कैरी ऑन कर रहे हैं, तो ये एक फैमिली प्रोफेशन बन गया है। फैमिली प्रोफेशन मींस जो कि जनरेशंस टू जनरेशंस कैरी फॉरवर्ड होता है। पहले फादर वही प्रोफेशन करता है, फिर आगे उसके बेटे और फिर उनके बेटे। तो राइटर कहते हैं कि आज भी गोवा में बेकर को पैडर कहा जाता है, जो कि पोर्चुगीज लैंग्वेज का वर्ड है। तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलता है गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. अब राइटर अपने बचपन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे बचपन में जब हम गोवा में रहते थे तो जो बेकर था वो बहुत ही क्लोज था हमारी फैमिली के, वो हमारे एक दोस्त, कंपेनियन और गाइड की तरह था। वो दिन में 2 बार तो आता ही था। तो बेकरी का इतना इन्फ्लुएंस था कि राइटर के घर में हर रोज बेकर 2 बार आता ही था बेकरी की प्रोडक्ट्स देने के लिए। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. तो ये कौन सी 2 बार थी जब ये बेकर राइटर के घर आया करता था? एक तो सुबह सुबह जब वो अपनी बेकरी से निकलता था ब्रेड बेचने के लिए, और फिर दूसरी बार वो आता था शाम के समय जब वो अपनी पूरी बास्केट का सामान बेचकर वापस अपने घर जा रहा होता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. अब राइटर ये कह रहे हैं कि हम बच्चे थे, हम सो रहे होते थे और ये बेकर की जो बैम्बू है इसकी जिंगलिंग और इसकी थड की आवाज हमें उठा दिया करती थी, और जैसे ही हम उठते थे हमें पता लगता था कि बेकर आया है, हम भागकर उसे मिलने जाते थे। फिर वो कह रहे कि ऐसा क्यों था, क्या हमें ब्रेड से बहुत ज्यादा प्यार था? और फिर वो जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो क्या अट्रैक्शन थी इन बच्चों को जो कि वो बेकर को देखकर इतनी तेज तेज उसे मिलने के लिए जाते थे? The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. Paskin और Bastin ये भी पोर्चुगीज वर्ड है जिनका मतलब है मेड सर्वेंट। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो ब्रेड की सप्लाई है वो तो कोई भी मेड सर्वेंट यानी कि घर में काम करने वाली ले लिया करती थी। तो बच्चों को इतनी अट्रैक्शन क्यों होती थी बेकर से मिलने की? What
we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. What is a bread bangle? It is also known as kankan, which means bangle in Konkani language. It is a distinctive ring-shaped bread that is popular all over Goa. यहाँ पर आप देखिए ये जो इमेज है, ये एक अलग टाइप की स्पेशल शेप की ब्रेड है. इसे कैनकॉन कहा जाता है. कैनकॉन का लिटरल मीनिंग है बैंगल कोंकणी लैंग्वेज में. तो ये जो ब्रेड की शेप है ये भी एक बैंगल जैसी है. बीच में एक होल है जस्ट लाइक अ बैंगल. और ये शेप की ब्रेड गोवा में बहुत ज्यादा पॉपुलर है. ऐसे ही जो हम डोनट्स खाते हैं उनकी शेप भी क्वाइट सिमिलर है. तो राइटर ये कहते हैं कि हम सुबह सुबह भागे जाते थे उठकर क्योंकि हम अपनी पसंद की कैनकॉन ब्रेड चूज करना चाहते थे. कभी कभी ये ब्रेड स्वीट भी हुआ करती थी. The baker made his musical entry on the scene with the chang chang sound of a specially made bamboo staff. Staff is a stick and chang chang is the sound which is made by the stick. तो जैसे ही बेकर उनके घर पर आता था वो ये बैम्बू स्टिक की झैंग झैंग आवाज करता था जिससे कि सबको पता चल जाता था कि वो आ गया है. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो वो एक हाथ से इस टोकरी को पकड़ता था और दूसरे हाथ से इस स्टिक को जमीन पर हिट करके झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस करता था. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. जैसे ही बच्चों की मदर बाहर जाती थी ये बेकर उन्हें ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग कहता था और अपनी बास्केट को इस बैम्बू के ऊपर रख दिया करता था. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. Rebuke means an expression of disapproval, a scolding. अब जैसे कि सारे बच्चे दौड़े दौड़े आते थे देख करके बेकर आ गया है तो उनके घर के बड़े जो थे वो उन्हें धक्का मारकर डांट कर साइड पर कर देते थे क्योंकि उन्हें बेकर से ब्रेड लेनी होती थी और बच्चे उनका रास्ता रोक रहे होते थे. और जब बच्चे साइड पर हट जाते थे तो मेड सर्वेंट बेकर से लोव्स ऑफ ब्रेड लेकर अंदर ले जाती थी. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. What is a parapet? A low protective wall along the edge of a roof, bridge or balcony. आपके घर के जो साइड पर दीवार होती है वॉल, बाउंड्री वॉल भी इसे आप पैरापेट कह सकते हैं. जनरली इसकी हाइट लो होती है. अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होते हैं. आप लोग भी बचपन में ऐसे ही हुआ करते थे, मैं भी ऐसे ही थी. वी आर वेरी इंक्विजिटिव, वी वांट टू सी, वी वांट टू नो मोर एंड मोर. तो ये बच्चे क्या करते थे जब इन्हें इनके पेरेंट्स डांट कर पीछे भगा देते थे तो भी ये क्या करते थे, किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर दीवार पर चढ़कर बेकर की टोकरी में झांकने की कोशिश किया करते थे. I can still recall the typical fragrance of those loaves. Fragrance means the scent. तो राइटर कहते हैं कि वो आज भी इस ब्रेड की खुशबू को पहचान सकते हैं और उसे याद करते हैं. तो इससे ये पूरी कहानी से हमें ये पता लग रहा है कि राइटर की बेकर्स और बेकरी के साथ कितनी ज्यादा अटैचमेंट है क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व किया है. Loaves for the elders and the bangles for the children. तो घर के बड़ों के लिए ब्रेड के लोव्स आया करते थे यानी कि ऐसी बड़ी शेप की ब्रेड और बच्चों के लिए बैंगल शेप की ब्रेड जिसे कैनकॉन कहा जाता है वो आती थी. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. अब जब उन्हें अपनी मनपसंद बैंगल ब्रेड मिल जाती थी तो वो ना तो ब्रश करते थे ना अपना मुंह धोते थे, उन्हें जल्दी होती थी ब्रेड खाने की. और अगर आपने कभी फ्रेशली बेक्ड ब्रेड देखी है या अगर आप किसी बेकरी में गए हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड होती है उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जिसे कि राइटर पहचान सकते हैं. एंड व्हाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल. अब राइटर ये कह रहे हैं कि हमें
ब्रश क्यों करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दांत साफ करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत ही मेहनत का काम है। फिर वो कहते हैं who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush। तो यहाँ पर राइटर टूथब्रश में दातुन की बात कर रहे हैं। अगर आप सबको पता हो, जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ओल्डन डेज में लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश की जगह वुड यूज किया करते थे, जिसे दातुन कहते थे। ये वुड होती थी किसी भी स्पेशल टाइप के पेड़ की टहनियां, खास तौर पर नीम की टहनियां या फिर बबूल पेड़ की टहनियां, और यहाँ पर राइटर मैंगो पेड़ की टहनियों की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए हमें आम के पेड़ की टहनियां तोड़नी पड़ती थी, उन पर से पत्ते उतारने पड़ते थे और फिर उनसे दांत साफ करने पड़ते थे, जो कि बहुत मेहनत का काम था। इसीलिए हम ये सोचते थे कि हमें ब्रश करना ही क्यों है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो जस्टिफिकेशन देते हैं, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, hot tea could wash and clean up everything so nicely after all। वो कहते हैं कि जानवर जैसे कि टाइगर भी तो कभी अपने दांत ब्रश नहीं करते, इसलिए हमें भी दांत साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ भी खाओ, उसके बाद गर्मा गर्म चाय पी लो तो आपके दांत वैसे ही साफ हो जाते हैं। तो ये सारी जस्टिफिकेशन है जो कि राइटर अपने बचपन में दिया करते थे, क्योंकि वो दांत ब्रश नहीं करना चाहते थे। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast loses its charm without bread। तो अब राइटर यहाँ पर हमें ब्रेड की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। गोवा के कल्चर में ब्रेड की क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले वो कहते हैं जो मैरिज में गिफ्ट्स दिए जाते थे उसमें बोल दिया जाता था, जो कि एक स्वीट ब्रेड का टाइप था। बोल इज अगेन अ पोर्चुगीज वर्ड। और फिर वो कहते हैं कि किसी भी पार्टी में ब्रेड का होना बहुत जरूरी था। अगर किसी पार्टी में ब्रेड नहीं है तो लोग पार्टी को एंजॉय नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्रेड की। फिर वो ये कहते हैं, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो गोवा के हर गांव में बेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था, क्योंकि वो ब्रेड बनाता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी गोवा के कल्चर का। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। अगर किसी के घर में किसी की बेटी की एंगेजमेंट है तो उसकी मदर सैंडविचेस जरूर बनाती थी एंगेजमेंट सेरेमनी पर। तो राइटर की इन सब बातों से हमें पता चल रहा है कि गोवा में ब्रेड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals। What is bolinhas? ये भी एक पोर्चुगीज वर्ड है for Goan कोकोनट कुकीज। तो केक्स और कोकोनट कुकीज एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट था क्रिसमस सेलिब्रेशन और कोई भी अन्य फेस्टिवल का। तो गोवा में बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि कुकीज, बिस्किट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके फूड का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आगे राइटर कहते हैं, thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। तो एक बेकरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है गोवा के हर गांव में, और आप अगर गोवा जाएंगे तो आपको हर विलेज में एक बेकरी देखने को मिलेगी। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai। तो पुराने दिनों में जो बेकर हुआ करते थे वो एक टिपिकल ड्रेस पहना करते थे, जिसे पोर्चुगीज लैंग्वेज में कबई कहा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ये जो ड्रेस पहनी है, दिस इज कबई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो सिंगल पीस फ्रॉक टाइप की ड्रेस थी जो कि नीज यानी कि घुटनों तक आती थी। इस टाइप की ड्रेस पहना करते थे बेकर्स पुराने टाइम में। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants। अब राइटर अपने बचपन में ये देखते थे कि जो बेकर्स हुआ करते थे, जो बेकरी देने आते थे, वो शर्ट और ट्राउजर पहना करते थे और उनकी ट्राउजर की लेंथ काफ तक हुआ करती थी, यानी कि घुटनों से लंबी और फुल लेंथ से ऊंची, जिसे हम 3/4 पैंट्स कह सकते हैं।
Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. Padder again means a baker in Portuguese language. तो राइटर कहते हैं कि आज भी अगर किसी ने 3/4 लेंथ की पैंट पहनी होती, जिसे हम क्रॉप पैंट्स भी कहते हैं, तो सब लोग ये कहते हैं कि वो एक पैडर की तरह यानी कि एक बेकर की तरह ड्रेस्ड है, बिकॉज ये जो लेंथ है ट्राउजर की ये बेकर्स पहना करते थे. The baker usually collected his bills at the end of the month. तो बेकर क्या करता था, पूरे महीने का हिसाब बनाता था, रिकॉर्ड बनाता था. जैसे कि बहुत सारी जगहों पर जो धोबी है, जो कपड़े प्रेस करते हैं, जो मिल्कमैन आता है, वो सब भी ऐसे ही पूरे महीने का हिसाब बनाते हैं और महीने के एंड पर अपने बिल के पैसे ले जाते हैं. तो ऐसे ही बेकर्स भी करते थे. वो फिक्स्ड हुआ करते थे, हर रोज बेकरी की सप्लाई देने हर घर में जाते थे और महीने के एंड पर अपने बिल के पैसे लिया करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. तो पूरे महीने का जो अकाउंट होता था, जो हिसाब किताब था, वो सब लोग घर की वॉल के ऊपर पेंसिल के साथ लिख लिया करते थे ताकि वो भूल ना जाए. Baking was indeed a profitable profession in the old days. फिर राइटर कहते हैं कि पुराने जमाने में बेकर्स बहुत अच्छे पैसे कमाया करते थे. ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. वो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया करते थे क्योंकि उनके कस्टमर्स फिक्स्ड थे. उन्होंने हर रोज फिक्स्ड सप्लाई देनी होती थी और उनको अच्छा मुनाफा भी होता था. The baker and his family never starved. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. Starve means to remain hungry. तो जब आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं, आप एक बेकरी चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके और आपकी फैमिली के पास खाना कभी खत्म नहीं होगा. यू ऑलवेज हैव फूड, इसलिए वो कभी हंग्री नहीं रहते थे. और जो बेकर था, उसकी जो फैमिली थी और बेकरी में काम करने वाले लोग थे, वो हमेशा खुश और प्रॉस्परस होते थे. यानी कि वो भरपेट खाना खाते थे तो वो खुश हुआ करते थे और वो अच्छे पैसे कमाते थे, इसलिए वो प्रॉस्परस थे. वो एक अच्छी लाइफ जीते थे, तो उनका सोशल स्टेटस अच्छा हुआ करता था. Their plump physique was an open testimony to this. Plump physique means pleasantly fat body and testimony means a public statement about a character or quality, जिसे आप evidence या किसी चीज का प्रूफ कह सकते हैं. तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो बेकर्स हुआ करते थे वो दिखने में अच्छे मोटे होते थे और इससे आप ये कह सकते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस इस बात का प्रूफ है कि वो अच्छा खाना खाते थे, खूब सारा खाना खाते थे और हमेशा खुश रहते थे और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते थे, प्रॉस्परस हुआ करते थे क्योंकि उनके पास अच्छे पैसे हुआ करते थे. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is a jackfruit. It is a vegetable जिसे आप हिंदी में कटहल कहते हैं. देखिए कितना मोटा है दिखने में. तो राइटर ये कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान की अपीयरेंस ऐसी होती थी, कटहल जैसी, तो उसे एक बेकर के साथ कंपेयर किया जाता था बिकॉज गोवा में जितने भी बेकर्स हुआ करते थे वो काफी मोटे ताजे हुआ करते थे, जस्ट लाइक अ जैकफ्रूट. ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 7. यहाँ पर आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे. कूर्ग, रिटन बाय लोकेश अब्रॉल. Before I begin with the chapter, I'll give you an introduction to this lesson. Coorg is the name of a hill station in Karnataka state. कर्नाटका स्टेट में वेस्टर्न घाट्स में ये एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है कूर्ग. इसके इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. कूर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. नाउ वी ऑल विल वंडर कि क्या कूर्ग एक अलग कंट्री है. तो नहीं, ऐसा नहीं है. राइटर ये कहना चाहते हैं कि कूर्ग में कॉफी की प्लांटेशंस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए वो उसे कॉफी कंट्री कह रहे हैं. And he says it is famous for its rain forest and spices. तो कूर्ग में रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. What is a rain forest? कोई भी इक्वेटोरियल जगह होती है जहां पर बहुत घने घने फॉरेस्ट होते हैं तो वो रेन फॉरेस्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं
बिकॉज वहां पे अबंडेंट रेनफॉल होती है और उसकी वजह से बहुत ही डेंस फॉरेस्ट। तो कूर्ग में भी ऐसे ही रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पर स्पाइसेस की बहुत प्लांटेशंस देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्पाइसेस जो कि हम अपनी कुकिंग में यूज करते हैं, जैसे कि क्लोव्स, टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डामोम, सिनेमोम, बे लीव्स, ये सब टाइप के जो स्पाइसेस है ये यहाँ पर बहुत क्वांटिटी में उगते हैं। तो कूर्ग की क्या खासियत है, यहाँ पर कॉफी प्लांटेशंस हैं, स्पाइसेस उगते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, जिन्हें देखने के लिए, जिनकी नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करने के लिए बहुत टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं। Now we'll begin the chapter, we'll read it, I'll explain the difficult word meanings and the story to you. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Drifted means being carried along gently by air. तो यहाँ पर सबसे पहले राइटर हमें कूर्ग की लोकेशन बता रहे हैं। उसकी लोकेशन कहाँ है, मैसूर और मैंगलोर के मिडवे यानी कि उनके बीच रास्ते में। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, दिस इज मैसूर एंड दिस इज मैंगलोर, और दोनों जगहों के बीच में मिडवे में यहाँ पर है कूर्ग नाम का टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। और राइटर क्या कह रहे हैं इस डेस्टिनेशन के बारे में, वो ये कह रहे हैं इट इज अ पीस ऑफ हेवन। हेवन जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस जगह की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि आप इसे हेवन मान सकते हैं, और ऐसा लगता है कि भगवान के घर से हवा के साथ उड़ता हुआ ये हेवन का टुकड़ा यहाँ पर आकर सेटल हो गया। तो राइटर को कूर्ग इतना सुंदर लगता है कि वो उसे हेवन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं, he says this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Martial means having to do with war, यानी कि जो लोग वॉर में हिस्सा लेते हैं। तो जो कूर्ग हिल स्टेशन है, यहाँ पर बहुत ही वास्ट और बहुत ही ह्यूज हिल्स देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही प्राउड रेस ऑफ वॉरियर मैन रहती है। साथ ही साथ यहाँ की विमेन बहुत खूबसूरत हैं, और यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. So Coorg is also known as Kodagu. तो Coorg का एक और नाम क्या है, कोडागु। ये कर्नाटका स्टेट का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका स्टेट का मैप, और इसमें ये है Coorg डिस्ट्रिक्ट। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एंड यहाँ पर अगेन वही बात राइटर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, स्पाइसेस हैं और कॉफी की प्लांटेशंस हैं। रेन फॉरेस्ट क्या है, आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। हॉट एंड ह्यूमिड मीन्स वहां पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और कूर्ग में भी ऐसे ही रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये भी इक्वेटोरियल जोन में लाई करता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मसालों की और कॉफी की प्लांटेशंस भी हैं। Evergreen rainforest cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड है, जो एरिया है, उसके 30% एरिया को रेन फॉरेस्ट कवर करता है। दैट मीन्स इफ समवन आस्क्स यू हाउ मच एरिया इज कवर्ड इन द फॉरेस्ट इन कूर्ग, यू कैन से 30%। एंड देन द राइटर सेज कि मॉनसून के सीजन में, यानी कि फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जून टू अगस्त, जब मॉनसून होता है, यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, और उसकी वजह से विजिटर्स कूर्ग विजिट नहीं करते बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। द सीजन ऑफ जॉय commences from September and continues till March. Now सीजन ऑफ जॉय यहाँ पर क्या मतलब है इसका, हैप्पी। जॉय मीन्स हैप्पी। तो यहाँ पर सीजन ऑफ जॉय या सीजन ऑफ हैप्पीनेस से हम क्या कह सकते हैं, एक प्रेफरेबल सीजन, यानी कि एक ऐसा सीजन जब मौसम अच्छा होता है और आप
कूर्ग को विजिट कर सकते हैं। तो वो जो फेवरेबल सीजन है वो है फ्रॉम सितंबर टू मार्च। तो अगर आप कभी कहीं भी विजिट करते हैं तो जनरली सारे टूरिस्ट पहले चेक करते हैं कि उस डेस्टिनेशन का फेवरेबल सीजन कौन सा है, वहां पर विजिट करने का अच्छा मौसम, अच्छे महीने कौन से हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर राइटर ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि कूर्ग विजिट करने का फेवरेबल सीजन है सितंबर से मार्च का, जो कि विंटर सीजन होता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम में सितंबर से मार्च में यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी होती है, जो कि बहुत हैवी नहीं होती एंड वो मौसम को और अच्छा कर देती है। The air breathes of invigorating coffee. अब राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी कॉफी प्लांटेशंस हैं कि आपको हवा में भी कॉफी की खुशबू सूंघने को मिलती है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. Canopies means roof-like covering that forms a shelter. तो पेड़ इतने घने होते हैं कि वो एक छत बनाते हैं और उसको कैनोपी कहा जाता है। प्राइम हियर मीन्स बेस्ट। तो राइटर ये कहते हैं कि कूर्ग में बहुत सारे कॉफी एस्टेट्स और कलोनियल यानी कि ओल्ड टाइम के, ओल्डन एरा के बंगलोज देखने को मिलेंगे, जो कि घने पेड़ों की छांव में बनाए गए हैं। वहां पे इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि वो एक शेल्टर बना देते हैं जिनके अंडर आपको बहुत सारे कॉफी एस्टेट्स और ओल्ड टाइम के ओल्ड फैशन बंगलोज देखने को मिलेंगे, और वो कोडागू के हर अच्छे एरिया के कॉर्नर में देखने को मिलते हैं। सो दे आर अबंडेंट। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. Now, where is Greece? यहाँ पर देखिए, this is the world map and यूरोप के southern most हिस्से में है ग्रीस, जो एक बहुत ही ancient country है। And where is Arab? That means Arabia. यहाँ पर आप देख सकते हैं the western part of Asia, वहां पर लाई करता है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर राइटर हमें कूर्ग के रहने वाले लोगों के बारे में बता रही हैं कि वो बहुत ही फायर्स हैं, यानी कि वो वॉरियर रेस हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं और वो पॉसिबली ग्रीक या अरब डिसेंट के हैं, यानी कि उनके एंसेस्टर्स हो सकता है ग्रीस या फिर अरेबिया से आए हों और वहां पर सेटल हो गए हों। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. So let us go back to history. हमें पता है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पर इन्वेजन की थी, और राइटर ये कह रहे हैं कि एक कहानी ये भी है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग वापस अपने देश नहीं जा पाए तो वो साउथ की तरफ आ गए, कोस्ट के साथ साथ चलते गए और कूर्ग में आकर सेटल हो गए, और वो ही आज के कूर्ग के रहने वाले लोगों के एंसेस्टर्स हैं। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. Mainstream means a tradition which most people follow. यानी कि ज्यादातर लोग जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उसे हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ पर राइटर कोडागू के लोगों के कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में बता रहे हैं। वहां पर लोग अपने लोकल लोगों में ही शादियां करते हैं और उनका जो कल्चर है, जो उनके रीति रिवाज है, वो उनके शादी करने के तरीकों में, उनके मार्शल आर्ट्स यानी कि वॉरियर की जो प्रैक्टिस है उसके ट्रेडिशंस में और रिलीजन प्रैक्टिस करने के तरीकों में देखने को मिलता है, और वो हिंदू कल्चर से अलग है। हिंदू मेन स्ट्रीम मीन्स जो हिंदूज के मेन ट्रेडिशंस हैं जो कि सब लोग फॉलो करते हैं, कोडागूज के ट्रेडिशंस उससे अलग हैं। Ace JEE or NEET exams with The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodagus. Known as kufiya, it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds.
अब राइटर ये कह रहे हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोडागू में रहने वाले लोग, जिन्हें कोडागूस कहा जाता है, वो अरब डिसेंट के हैं, यानी कि उनके एंसेस्टर्स अरेबिया से हैं। ये चीज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, जिसे कुफिया कहा जाता है, वो अरब्स की ट्रेडिशनल ड्रेस कुफिया के बहुत मिलती जुलती है। ये ड्रेस कैसी है कोडागूस की? ये एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और उसके एक वेस्ट बेल्ट लगी होती है जो एम्ब्रॉयडर्ड होती है। और ये आप देख सकते हैं अरब्स की ट्रेडिशनल ड्रेस है कुफिया। और राइटर कह रहे हैं कि दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हो सकता है कोडागूस अरब डिसेंट के हैं, यानी कि उनके एंसेस्टर्स अरेबिया से आए थे और वहां पर सेटल हो गए थे। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Valor means stories of courage and bravery, usually in war. जब आप किसी वॉर पर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिनसे कहानियां बन जाती हैं, और आप ये कहानियां अगर अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को सुनाते हैं कि तब उस लड़ाई में फलाने सोल्जर ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत बहादुरी दिखाई, तो ये है टेल्स ऑफ वैलर। अब राइटर बता रहे हैं कि कूर्ग में रहने वाले लोगों के घरों में क्या ट्रेडिशन है। वो हॉस्पिटेबल है, यानी कि वो बहुत वेलकमिंग है, अपने मेहमानों का बहुत आदर सत्कार करते हैं, और वो अपने बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं कि जैसे जब वो वॉर में गए थे तो क्या क्या इंसिडेंसेस हुए, किसने बहुत बहादुरी दिखाई, ये सब कहानियां लोगों को सुनने को मिलती हैं। The Kurag regiment is one of the most decorated in the Indian army, and the first chief of the Indian army, General Karyappa, was a Kurgi. Decorated means having received the maximum number of awards for bravery in war. कूरग रेजिमेंट नाम की हमारी इंडियन आर्मी में एक फोर्स है, एक रेजिमेंट है, और यहाँ के सोल्जर्स मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं, यानी कि उन्हें वॉर में मैक्सिमम अवार्ड्स मिले हैं बहादुरी के लिए। और साथ ही साथ इंडिया आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी कूरग को बिलोंग करते थे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कूरग के मेन बहुत ब्रेव हैं, यहाँ पे बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स का जन्म हुआ है, और आज भी जो कूरग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो कूरग के लोग वॉरियर्स तो है ही हैं, ब्रेव भी हैं, और साथ ही साथ सच्चे भी हैं, जेन्युइन हैं, तभी उन्हें ये परमिशन दी गई है कि वो फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स कैरी कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस। तो इससे ये पता चल रहा है कि इन पर भरोसा किया जा सकता है, तभी इन्हें ये परमिशन दी गई है। फिर राइटर हमें बताते हैं, द रिवर कावेरी obtained its water from the hills and forest of Kurag. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. साउथ इंडिया में एक बहुत ही मेजर नदी है जिसका नाम है कावेरी, और ये नदी भी कूरग से ही ओरिजिनेट करती है, कूरग के हिल्स और फॉरेस्ट से ओरिजिनेट करती है, और इस नदी में महासीर नाम की फिश पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब जहां जहां कावेरी नदी बहती है उसके आसपास बहुत सारे अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि कावेरी नदी में किंगफिशर नाम की जो बर्ड है वो डाइव लगा रही है मछली पकड़ने के लिए। स्क्विरल्स और लंगूर्स देखने को मिलेंगे जो कि आधा खाया हुआ फ्रूट कावेरी नदी में गिरते हैं, और वो एंजॉय करते हैं कि जब वो फ्रूट नदी में गिरते हैं तो पानी की जो स्प्लैश बाहर निकलती है वो उन पर गिरती है और वो उसको एंजॉय करते हैं। कावेरी नदी के साफ पानी में जो रिपल्स फॉर्म होती हैं, रिपल्स क्या होती हैं? जब भी आप पानी में कोई चीज गिरते हैं तो पानी में जो वेव्स बनती हैं, दोज आर कॉल्ड रिपल्स। इस स्प्लैश और रिपल्स को एंजॉय करते हुए एनिमल्स आपको वहां देखने को मिलते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts.
Who is a महूत? महूत is a caretaker. एलिफेंट का जो केयरटेकर होता है उसे महूत कहा जाता है। तो कूर्ग के जंगलों में एलिफेंट्स भी देखने को मिलते हैं और आप देख सकते हैं कि कावेरी नदी के किनारे उनके केयरटेकर्स उन्हें नहला रहे होते हैं। So these are the main scenes that you can see at the banks of the river Kaveri. The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Laid-back means relaxed, not in a hurry. River rafting is traveling in a river in a raft, which is a floating platform made by tying planks together. लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक प्लैंक बनाया जाता है, एक शीट बनाई जाती है जिसके ऊपर बैठकर लोग नदी में ट्रैवल करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवर राफ्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैनोइंग मीन्स ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, दैट इज अ लार्ज नैरो बोट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की जिस टाइप की बोट पे ट्रैवल कर रही है ये कैनो है और ये लड़की क्या कर रही है? कैनोइंग। रैपलिंग इज गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लड़का है ये इस रस्सी के सहारे इस पहाड़ी के नीचे स्लाइड कर रहा है। दिस इज रैपलिंग। रॉक क्लाइंबिंग इज पहाड़ की चढ़ाई करना, जो कि ये लड़की कर रही है। माउंटेन बाइकिंग मीन्स पहाड़ी के ऊपर साइकिल चलाना। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि लोग कूर्ग में जाकर क्या क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही लेड बैक यानी कि रिलैक्स लोग हैं जो कि आते हैं और वो अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं। और वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। So in case you also want to perform or enjoy any of these adventure sports, Coorg is a nice destination for you. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Walking trail is a path created by walking. जंगल का एक ऐसा हिस्सा जिस पर लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटेड है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्लियरिंग सी बन जाती है, वहां के सारे पेड़ वगैरह हैं, जो पौधे हैं वो खत्म हो जाते हैं, वहां पे एक रास्ता बन जाता है, उसे आप कहते हैं वॉकिंग ट्रेल। तो ऐसे ही कूर्ग में भी बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स हैं जहां पर ट्रेकर्स जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं या माउंटेन पे ट्रैकिंग कर रहे हैं वो चलकर ट्रैवल करते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. Canopy is again a shelter which is formed by the dense trees. तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अगर आप नेचर वॉक पर जाएंगे, ट्रैकिंग करने जाएंगे, तो वहां पर आपके साथ साथ बहुत सारी चिड़िया, मक्खियां और तितलियां भी होंगी। फिर वो ये कह रहे हैं कि पेड़ों के ऊपर से आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जानवर हैं जो कि पेड़ों पर बैठे हुए हैं और आपको चलता हुआ देख रहे हैं। What are the types of animals? Macaws, Malabar squirrel, this is a Malabar squirrel, एक टिपिकल गिलहरी जो कि मालाबार रीजन में पाई जाती है। लंगूर्स, दिस इज अ लंगूर एंड स्लेंडर लॉरिस। तो इन तरह के अलग अलग जानवर आपको वहां पर पेड़ों पर देखने को मिलेंगे। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. Now, there are wild elephants also in Coorg. और अगर कभी आप ट्रेकिंग कर रहे हैं तो राइटर कह सकते हैं कि अगर आपके रास्ते में एक जंगली हाथी आ जाए तो आपको साइड पर भी होना पड़ेगा उसे रास्ता देने के लिए। The climb to the Brahmgiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. Panoramic view means a view of a wide area of land. यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप ब्रह्मगिरी हिल्स जा रहे हैं तो आपको एक बहुत ही वाइड एरिया की व्यू मिलेगी, एक बहुत ही ओपन एरिया की व्यू मिलेगी जहां से आप मिस्ट से भरा हुआ लैंडस्केप देख सकते हैं और दूर ब्रह्मगिरी हिल आपको देखने को मिलेगी। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of
निसर्गधाम। ये है निसर्गधाम। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस पर पहुंचने के लिए आपको एक रोप ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। तो राइटर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि निसर्गधाम एक आइलैंड पर लोकेटेड है जो कि 64 एकर्स एरिया पर स्प्रेड है। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus. तो कूरग में टिबेटन सेटलमेंट भी है और वहां पर एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी है। वहां अगर आप जाएंगे तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स देखने को मिलेंगे और इस मोनास्ट्री का नाम है बाइलाकप। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि कूरग में कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कूरग विजिट करने का तो आपको राइटर ने एक आइडिया दे दिया है कि वहां पर कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जो कि आप विजिट कर सकते हैं। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorag. ये जो टिबेटन मोनास्ट्री है यहाँ पर आपको मॉन्क्स यानी कि टिबेटन प्रीस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने रेड, ऑकर यानी कि ऑरेंज और येलो कलर के रोब्स पहने होते हैं। तो यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं ये एक ट्रेडिशनल टिबेटन मॉन्क है और इनकी जो रोब है यानी कि इनकी जो ड्रेस है, जो लंबा सा गारमेंट इन्होंने पहना है, ये ऑरेंज और रेड कलर का है। तो इसी कलर की ड्रेसेस पहने हुए बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क आपको देखने को मिलेंगे और जब आप ये सब चीजें देखेंगे कूरग में तो आपको ये लगेगा कि आप हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया देख रहे हैं। यानी कि कूरग में आपको इतनी डाइवर्स, इतनी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी कि पूरे भारत का सारा कल्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर राइटर हमें एक फैक्ट फाइल दे रहे हैं कूरग की। वो ये बता रहे हैं हाउ टू रीच, यानी कि कूरग पहुंचने के अलग अलग तरीके कौन से हैं। आप वहां पर बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं और बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। कूरग जाने का एक ही रास्ता है, वो है मादीकेरी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर आपको मिस्टी हिल्स यानी कि मिस्ट, धुंध से भरी हुई पहाड़ियां, बहुत ही घने जंगल और कॉफी की प्लांटेशंस देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हैं। फिर वहां पर आप एक रिजॉर्ट या फिर कॉफी एस्टेट या फिर होम स्टे में रह सकते हैं कूरग को एक्सपीरियंस करने के लिए, कूरग का कल्चर और ट्रेडिशन एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आप एयर से जाते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है मैंगलोर और बैंगलोर का। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो नियरेस्ट स्टेशन है मैसूर, मैंगलोर और हसन। अगर आप रोड से जा रहे हैं तो दो रूट्स हैं बैंगलोर से कूरग जाने के, एक है मैसूर के द्वारा और दूसरा है नीलामंगल, कुनिगल और चंद्रयापटना के द्वारा। तो ये लेसन पढ़ के हम सच में इतने ज्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं कूरग की तरफ, दैट मोस्ट ऑफ अस विल विश टू गो ऑन अ वेकेशन टू दिस nice beautiful tourist destination, this beautiful hill station called Coorag. And with this we come to an end of this chapter. It was an interesting story. Thank you for watching this lesson. I hope you like this video. For more videos please subscribe to our channel English Academy. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी और आज हम 10th क्लास की इंग्लिश बुक की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे।